नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। पटना के धनरुआ के मोरियामा गांव में पुलिस और ग्रामीणों में जमकर मारपीट, पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। बीती शाम पुलिस यहां चुनाव प्रचार रोकने के लिए पहुंची थी, जिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज किया। बीच बीच में फायरिंग भी होती रही। मारपीट में सर्किल इंस्पेक्टर राम कुमार प्रसाद समेत 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के लाठीचार्ज और फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 ग्रामीण घायल हो गए। पुलिस का आरोप है कि जैसे ही वो गांव में पहुंची, ग्रामीणों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि ग्रामीणों ने अपने पत्थरबाजी के पुलिस के दावे को खारिज कर दिया है। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब ये देखना होगा कि जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है या फिर दूध का दूध और पानी का पानी होता है और दोषियों को सजा मिलती है। धनरुआ के मोरियामा गांव में बवाल के बाद पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस पब्लिक के बीच झड़प की घटना के बाद ग्रामीण एसपी आधी रात को बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मोरियामा गांव पहुंचे और गांव में सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस ने पूरे गांव की घेराबंदी कर दी। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरे धनरुआ थाना क्षेत्र में पुलिस की गतिविधियां बढ़ गई हैं। आधी रात को ही पटना से बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को धनरुआ बुलाया गया और इन जवानों की गांव में तैनाती कर दी गई। घटना से लोगों में जिस तरह से नाराजगी है, उससे पुलिस अनजान नहीं है। एक तरफ लोगों के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस का पक्ष। ग्रामीण एसपी बता रही हैं कि ग्रामीणों और पुलिस के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इसी वजह से ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि ग्रामीण एसपी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। जांच से ही पता चल पाएगा कि घटना कैसे और क्यों हुई। समस्तीपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नगर थाने के बहादुरपुर में एक तेज रफ्तार कार सड़क पर मौत बनकर दौड़ी और 5 लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, वहीं 4 लोग जख्मी हैं। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तेज रफ्तार कार सीधे लोगों पर चढ़ गई। जितवारपुर चांदनी चौक की रहने वाली छात्रा हादसे में जख्मी हुई थी और इलाज के लिए ले जाने के दौरान इसकी मौत हो गई। वहीं 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज चल रहा है। लोगों को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित कार ने एक बाइक को टक्कर मारी। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है, आगे की कार्रवाई में जुटी है। लेकिन इस घटना के बाद लोग सख्ते में हैं। गढ़वा के भवनाथपुर में सेल के 2 अधिकारियों पर विस्थापितों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों जान बचाकर भागे। इस दौरान बिजली विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट की गई। दोनों अधिकारियों की पिटाई से पहले विस्थापितों ने सेल के प्रशासनिक भवन में हंगामा भी किया। बताया जा रहा है कि सिंदुरिया पंचायत के रेलवे साइडिंग में किसान नंदलाल पाठक अपनी पुश्तैनी जमीन में जुताई कर रहे थे। यहाँ जमीन सेल के अधीन है, लेकिन उस पर विस्थापित ही जुताई करते हैं। इसकी जानकारी मिलने पर सेल अधिकारी ने जबरन जुताई बंद करवा दी और किसान को जबरन अपने साथ ले गए। इससे नाराज लोगों ने CISF ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया और किसान को मुक्त कराकर अपने साथ ले गए। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले विस्थापित वहां से जा चुके थे। पूरे मामले में सेल अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। पकड़ करके यहाँ एक सेल के पदाधिकारी संदीप कुमार थे। समस्तीपुर में जिला परिषद प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हसनपुर प्रखंड का बताया जा रहा है। वीडियो में क्षेत्र संख्या 49 के प्रत्याशी रणवीर कुमार यादव डांसरों के साथ ठुमके लगा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे रणवीर कुमार यादव डांसर के साथ अश्लील डांस करते नजर आ रहे हैं।
रणवीर यादव छात्र आरजेडी के प्रदेश महासचिव भी हैं। उन्होंने अपने सोशल साइट पर अपना परिचय यही दिया है, लेकिन वायरल वीडियो में आप इनका परिचय खुद समझ सकते हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। ये वीडियो कब का है इसका भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये वीडियो सच है तो फिर एक जनप्रतिनिधि सवालों के घेरे में है। मधुबनी के सलेमपुर गांव में जमीन से निकल रहा रहस्यमयी धुआं बंद हो गया है। देर रात से ये धुआं निकलना बंद हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने चैन की सांस ली। 2 दिनों से पंडौल के सलेमपुर गांव के लोग रहस्यमयी धुआं के निकलने से दहशत में थे। ग्रामीणों के मुताबिक देर रात के बाद से जमीन के नीचे से धुआं नहीं निकला है। जमीन के नीचे से रहस्यमयी तरीके से धुएं के रिसाव की खबर न्यूज़ 18 पर चलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने पूरे मामले की छानबीन शुरू की थी। जांच के बाद ये बताया गया कि बिजली के करंट से आसपास की जमीन गर्म हो गई। जमीन में नमी होने के चलते नीचे से धुएं का रिसाव हो रहा था। बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने के बाद दावा किया गया था कि अब आगे धुआं नहीं निकलेगा और देर रात से धुआं निकलना बंद हो गया। 5 बजे उठल तखन से हम देखल नहीं निकले तो भिनसर जो उठल तखन से धुआं नहीं तखन से नहीं निकले। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। सितंबर के आखिरी महीने से लेकर अब तक संक्रमण के मामले में 4 गुना ज्यादा रफ्तार सामने आई है। सबसे ज्यादा रांची में संक्रमण के मामले में तेजी आ रही है। राजधानी के बाजारों में भी अब हर दिन मास्क लगाने को लेकर लापरवाही की तस्वीरें आम हो चली है। लोग मास्क लगाने की बात तो करते हैं, लेकिन शायद मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के डेली मार्केट बाजार में, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपने चेहरों पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं, बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आपने मास्क नहीं लगाया भैया? मास्क छोड़ के मेरा मार्केट आया था। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, जरूरत है सावधानी बरतने की। साहिबगंज में निजी नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बरहवा के झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम में कई लोगों की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन आरोप ये है कि ऑपरेशन के बाद 10 से ज्यादा मरीजों की आंखों की रोशनी चली। अच्छा, कब हुआ था ऑपरेशन? 5 तारीख। अभी क्या प्रॉब्लम है? दिखाई नहीं दे रहा। पहले दिखाई दे रहा था। हाँ। आयुष्मान भारत योजना के नाम पर झारखंड के निजी अस्पतालों में लूट के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इस घटना पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या आयुष्मान योजना में लूट के चक्कर में निजी नर्सिंग होम ने लोगों के आंखों की रोशनी छीन ली? जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसकी योग्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ऐसे डॉक्टर पर कार्रवाई होगी? जिस अस्पताल ने 10 से ज्यादा लोगों के आंखों की रोशनी छीन ली, उस पर आखिर कब कार्रवाई होगी? सिवान में एक छोटे कद के शख्स ने पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराया है। मैरवा प्रखंड के इंग्लिशपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 से चुनाव जीते हैं। चुनाव जीतने के बाद अनिल कुमार पासी के साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग गई। अनिल के मुताबिक जनता ने ही उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने कहा कि वो जनता की उम्मीदों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। गांव में बस घूमते थे, फिरते थे, समाजी लोग में रहते थे और समाज के लोग हमको बोल दिया कि वार्ड में लड़ो। पढ़ाई लिखाई भी करते कुछ हुआ? नहीं सर, अभी तो पढ़ाई लिखाई तक नहीं किए हैं। फिर भी दिमाग है, दिमाग से कमज़ोर नहीं है ना। हमको लड़ा दिया, हम लड़ गए, लेकिन सर हम जीत गए हैं। बढ़िया से हम अपना गांव का विकास करेंगे। अनिल चुनाव जीतने से पहले लोगों के हर सुख दुख में शामिल होते थे। उनके इसी व्यवहार से खुश होकर लोगों ने अनिल को जीत का सेहरा पहुंचाया है। जमुई जिले के लड़के लड़कियां अब कबड्डी में अपना परचम लहराएंगे।
परंपरागत खेल कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए शहर के स्टेडियम मैदान में लड़के और लड़कियां कबड्डी की प्रैक्टिस में जोर शोर से जुटे हैं। कबड्डी खिलाड़ियों का कहना है कि वो लोग मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। जैसे कि कबड्डी को कोई उतना मतलब रिस्पांस नहीं देता था, इसको गेम मतलब है लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिलता था इस गेम को। हम लोग मतलब पहले देखते थे कि कबड्डी खेला जाता है, लेकिन जम्मू में कभी मतलब देखते थे नॉर्मल, हम लोग गाँव में खेलते थे, इस तरह स्टेट लेवल पर नहीं खेला जाता था। ये एक सीख देके गया हम लोगों को कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, इम्यूनिटी पावर पर काम करना है, और इम्यूनिटी पावर पर काम करने का सबसे बेहतरीन खेल कबड्डी को। इन खिलाड़ियों के जोश और मेहनत को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब जमुई के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां सरपंच प्रत्याशी हेमा देवी की पति की हत्या कर दी गई है। श्री कृष्णा राय की हत्या चाकू गोद कर की गई। सरपंच प्रत्याशी हेमा देवी के पति की हत्या की गई है। और आपको बता दें कि धान के खेत से कृष्ण राय का शव बरामद किया गया है। हत्या के विरोध में खानपुर बहेड़ी मार्ग को ग्रामीणों ने जाम कर दिया है। ग्रामीणों ने रेवड़रा चौक को भी इस दौरान जाम किया है। खानपुर थाना इलाके के रेवड़ा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर सरपंच प्रत्याशी के पति की हत्या कर दी गई। और मुकेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, हत्या के पीछे की क्या कुछ वजह इस वक्त निकलकर सामने आ रही है? जी, अभी तक वजह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो जानकारी मिली है, रात के 9 बजे तक ये क्षेत्र में थे और चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। उसके बाद जो लोग बता रहे हैं ये क्षेत्र से लौटे हैं, उसी क्रम में अपराधियों के द्वारा इनकी हत्या की गई है। और जो जानकारी मिल रही है, पुलिस इस मामले में जो बता रही है, उसका कहना कि हत्या कहीं और की गई और लाश को लाकर के चौर में धान के खेत में फेंका गया। फिलहाल ग्रामीण अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के खानपुर बहेड़ी मार्ग को जाम किए हुए हैं और बड़ी अधिकारी को घटनास्थल पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। जी मुकेश, अपराधी कितने की संख्या में थे? ये चूंकि देर रात की घटना है, किसी ने देखा नहीं, अज्ञात अपराधियों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसलिए अपराधियों की संख्या स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरह से हत्या को कांड को अंजाम दिया गया है, 3 से 4 की संख्या में अपराधी जरूर रहे होंगे। जी, क्या ये चुनावी रंजिश का मामला लग रहा है? चुनाव खानपुर प्रखंड में पंचायत का चुनाव अभी होना है और चुनाव प्रचार के क्रम में थे, तो पुलिस इस एंगल को भी जोड़ के देख रही है, कहीं चुनावी रंजिश में तो हत्या नहीं की गई या फिर पहले से भी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं। तो जो भी घटना से संबंधित बिंदु है उन पर पुलिस जांच शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल वहां पर सड़क जाम है और बड़ी अधिकारी को बुलाने की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। जी मुकेश, ग्रामीणों की ओर से जो सड़क जाम किया गया है उसको हटाने के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ कवायदे इस वक्त देखने को मिल रही हैं? ग्रामीणों के द्वारा ये रेवड़ा चौक पर जो खानपुर बहेड़ी मार्ग है वहां पर सड़क जाम किया गया है और घटना के बाद से चूंकि खानपुर पुलिस वहां पे मौके पर पहुंची हुई थी और फिर जाम स्थल पर पुलिस पहुंचकर लोगों के समझाने के प्रयास में जुटे। उनसे कई दौर की बातचीत अभी तक हुई है, लेकिन वो बातचीत निष्फल अभी तक रहा है, उसका कोई फलाफल नहीं निकला है, जिसका नतीजा है कि लोग लगातार अपने मांगों पर अड़े हैं और सड़क जाम किए हुए हैं वहां पर। और उनका डिमांड है जो घटना में शामिल अपराधी है उनकी गिरफ्तारी हो और जिनकी हत्या हुई है उनके बारे में जानकारी वो राजद। चलिए मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो समस्तीपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरपंच प्रत्याशी हेमा देवी के पति की हत्या कर दी गई है। श्री कृष्णा राय की चाकू गोद कर हत्या की गई है और धान के खेत से कृष्णा राव का शव बरामद किया गया और पुलिस फिलहाल आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है।
किशनगंज के दौला पंचायत के बसंतपुर में ग्रामीण महानंदा नदी के कटाव से परेशान हैं। करीब 6 से ज्यादा घर नदी में समा गए हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि ग्रामीण खुद से कटाव को रोकने की कोशिश में लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद से लेकर विधायक तक और प्रशासन के बड़े अधिकारी तक ये लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई सुध लेने वाला नहीं है। लगातार हो रही बारिश के बाद से नदी उफान पर है और तेजी से कटाव कर रहा है। नदी का कटाव है बहुत बेजुलूम। हाँ। जमीन हमने कटा है और MP MLA को बुलाते हैं, आता है, देख के चले जाता है। बाढ़ के बाद कटाव के कहर से ग्रामीण दहशत में है। अब उम्मीदें प्रशासन पर टिकी है कि कटाव रोधी कार्य शुरू होता है या नहीं। बेमौसम बारिश से फसलों की बर्बादी की तस्वीरें लगभग हर जिले से आई है। मधुबनी जिले में भी बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। लगातार हुई बारिश के चलते खेतों में लगभग तैयार हो चुकी धान की फसल बर्बाद हो गई। किसानों का कहना है कि रोपने के बाद बाढ़ ने धान की फसलों को बर्बाद कर दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतरने के बाद 6 से 7 हजार रुपए प्रति कट्ठा की दर से बाजार से बिचड़े खरीद कर दोबारा धान की रोपनी की थी। फसल भी अच्छी हुई थी। उम्मीद थी कि कटाई के बाद कुछ आमदनी होगी, जिससे मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन बेमौसम बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरा का पूरा चौपट हो गया। जो पका था, जो अधपका था, सब गिर करके चौपट हो गया। एक कनवा धान निकलने के जुगाड़ में नहीं है। धान की फसल तबाह होने के बाद गेहूं की खेती के लिए रकम कैसे जुटाएं, किसानों को इसकी चिंता भी सता रही है। सिवान के हसनपुरा प्रखंड के वार्ड नंबर 9 के लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कई महीने से इस वार्ड में पानी लगा है, जिससे अब बदबू आने लगी है। तो वहीं इन दिनों रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी है। फोम की बनाई गई नाव के सहारे किसी तरह इस मोहल्ले के लोग आना जाना कर रहे हैं। पढ़ने जा रहे छात्र छात्राएं भी इसी जुगाड़ द्वारा बनाए गए फोम की नाव के सहारे स्कूल जाने को मजबूर हैं। तो वहीं महिलाएं घर में ही कैद हैं। स्थिति ऐसी है कि अब इस पानी से बदबू आने लगी है, जिससे लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। तो कई लोग बीमार हो गए हैं। इतना बास पड़ता है कि हमनी के वही से यही पानी से हमनी के तबीयत खराब होता ना, तो हमनी के तबीयत ना खराब होला। सब खाली यही पानी से, गंदगी के पानी से हमनी के तबीयत खराब हो रहल बा। स्थिति नरकीय है, लेकिन न तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ध्यान है और न ही प्रशासनिक अधिकारियों की नजर है। साहिबगंज जिले में गंगा से हो रहे कटाव कई तटीय गांवों को निगलने के बाद अब दियारा इलाके को मिटाने पर आमादा है। उधवा प्रखंड में जीत नगर का खटियाकाना स्कूल, रज्जाक टोला, एजुल टोला, शेख मोहम्मद गणेश टोला कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं राजमहल के शोभपुर में भी कई घर में गंगा का पानी समा गया है। इधर कई इलाकों में अब भी कटाव जारी है। इसी के साथ अब सदर प्रखंड के रामपुर दियारा में कटाव शुरू हो गया है। कटाव से रामपुर दियारा में विधायक निधि से 4 लाख की लागत में बना छतदार चबूतरा पानी में समा गया। रामपुर दियारा गंगा नदी से हो रहे कटाव से लोगों में भय का माहौल है। दरअसल गंगा कटाव एक स्थायी समस्या बन गई है। 1971 के बाद से कटाव और बाढ़ यहाँ के जनजीवन को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। कई गाँव का अस्तित्व समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। रुक रुक कर तेज हवा के साथ हो रही मूसलाधार बारिश ने जिले में भारी तबाही मचाई है। इससे सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ है। किसानों के मुताबिक जिले भर के निचले इलाकों के सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। अगेती लगी धान की फसल तो पूरी तरह से चौपट हो गई। पाट काट कर लगाए गए धान फसल की तो थोड़ी आस भी बची है, लेकिन दलहन, मक्का आदि फसलों को काट कर बुआई की गई धान चौपट हो गई। पहले तो मक्का के कम भाव मिलने से किसान पहले से ही बेहाल थे, लेकिन हार तोड़कर मेहनत के बाद लगाए गए धान भी किसानों को दगा देने पर तुली है। खेतों में धान का फसल बर्बाद होता देख किसान हताश हैं। बारिश की मार झेल रहे किसान समझ नहीं पा रहे कि क्या करें,
किसी तरह से महाजन से कर्ज लेकर फसल लगाई थी, लेकिन बारिश ने तैयार फसल को बर्बाद कर दिया। कर्ज में डूबे किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। लगातार बारिश की वजह से एक बार फिर से बरसाती नदियां उफान पर हैं। गोड्डा के ठाकुरगंगटी प्रखंड के हिरणकौल में भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यहाँ बच्चे नदी के पानी में खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं। दरअसल अधिक बरसात के बाद गोड्डा के पड़ोसी जिले साहिबगंज में बाढ़ की स्थिति है, जिस वजह से कई डैम के फाटक को खोल दिया गया है। इससे गोड्डा के कौवा, झमारिया, डगरिया जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं आसपास की नहरों में भी तेजी के साथ पानी का बहाव हो रहा है। इस तेज बहाव में बच्चों का स्टंट चल रहा है, जो दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। एक बार फिर से नदी का जलस्तर पहले से बढ़ा हुआ है। ऐसे में ऊंचाई से कूदने पर न केवल बच्चों को गंभीर चोट लग सकती है, जबकि डूबने का भी खतरा है। इसके बावजूद स्थानीय लोग या प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ आसपास की नदियाँ लगातार बारिश होने के बाद खतरनाक तरीके से बहती है। वाल्मीकि नगर को पर्यटन के मानचित्र पर उभारने के लिए सरकार लगातार नई योजनाओं पर काम कर रही है। वाल्मीकि नगर में इको टूरिज्म को अब एग्रो टूरिज्म से भी जोड़ा जाएगा, जिससे चार्मिंग चंपारण प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी। पश्चिमी चंपारण के डीएम कुंदन कुमार ने टीम समेत वाल्मीकि नगर के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, जिससे कि टूरिज्म के नए स्पॉट को तलाशा जाए। एग्रो टूरिज्म के तहत ऑर्गेनिक खेती की जाएगी, साथ ही गो पालन की भी शुरुआत होगी। जाहिर है, इसकी शुरुआत के साथ ही वाल्मीकि नगर में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चार्मिंग चंपारण करके इनिशिएटिव हम लोग शुरू करके एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, और हम लोग जो बिहार सरकार की मंशा है कि इस पूरे एरिया को जो है टूरिज्म का वाइब्रेंट लोकेशन बनाया जाए, उसके लिए पूरा काम किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए और किन किन सुविधाओं को विकसित किया जा सकता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करे, इसका रोड मैप तैयार किया जा चुका है। नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल का एकंगर सराय इसी प्रखंड क्षेत्र के कन्हैयागंज को पूरे बिहार में झूला निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन लगातार 2 साल से कोरोना की मार इन झूला व्यवसायियों पर पड़ी है। हाल ये है कि आज ये आर्थिक तंगी से कराह रहे हैं। 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कन्हैयागंज में झूला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए, और उसी का नतीजा है कि आज कन्हैयागंज इलाका झूला निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के दर्जनों लोग झूला बनाकर पूरे देश में बेचने का काम करते हैं। इनके बनाए झूलों पर मेले में बच्चे, महिला से लेकर बूढ़े तक आनंद उठाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से मेलों में झूला लगाने का परमिशन नहीं मिल रहा। नतीजा यह है कि लोगों ने झूला निर्माण करना ही बंद कर दिया है। जाहिर है, इससे इस काम में लगे लोगों के बीच आर्थिक संकट छाई है। गया में किसान दबंगों के अत्याचार से त्रस्त है, जिसके 4 बेटे देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गया के किसान सत्यनारायण सिंह की, जिनकी हरी भरी फसलों को दबंगों ने जेसीबी से रौंद दिया। दबंगों को स्थानीय पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हैरानी की बात है कि पीड़ित किसान का एक बेटा वो है जिसे गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ने के लिए भारत सरकार सेना मेडल से सम्मानित कर चुकी है। ऐसे शूरवीर के पिता की पीड़ा स्थानीय प्रशासन नहीं सुन पा रहा है। धान का फसल जो हरा भरा खेत में जो लगा हुआ था, इसको जेसीबी को जेसीबी से नष्ट कर दिया। स्थानीय प्रशासन को हम 2 बार सूचना दिए, खबर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जमीन पर रातों रात जबरन कब्जा का खेल जिस तरह से जोर पकड़ता जा रहा है, उससे भूधारियों में डर समाता जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। शुक्रवार की सुबह उन्होंने पटना सिटी स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा एवं पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी सविता कोविंद के साथ महावीर मंदिर में दर्शन किया।
राष्ट्रपति ने आम भक्तों की तरह हाथ पैर धोकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने नैवेद्यम का भोग लगाया। आचार्य किशोर कुणाल ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने गर्भगृह की परिक्रमा की। राष्ट्रपति के साथ आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या में महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जा रही राम रसोई की भी चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति ने पटना सिटी का दौरा किया। पटना साहिब पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने महामहिम को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। महावीर मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति गांधी मैदान स्थित खादी मॉल भी पहुंचे। खादी मॉल में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन खुद मौजूद थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। खादी मॉल घूमने के दौरान राष्ट्रपति ने मधुबनी का बना सिल्क का कपड़ा कुर्ता के लिए खरीदा। साथ ही उनकी पत्नी भागलपुरी सिल्क की साड़ी खरीदी। राष्ट्रपति जब खादी मॉल में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी भी की। पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं। क्या लिया राष्ट्रपति जी ने यहाँ? ये व्हाइट कलर में कुर्ता कपड़ा लिए, पैजामा भी लिया। हाँ, इसमें से लिया जी, इसमें से भी लिया उन्होंने 325 लिए। शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले सुबह राष्ट्रपति ने बुद्धा स्मृति पार्क का भी दौरा किया, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बुद्धा स्मृति पार्क को सजाया संवारा गया था, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पूरे होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क भी किया और कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। जैसे कवच कितना ही उत्तम हो, कितना ही आधुनिक हो, उससे सुरक्षा की पूरी गारंटी भी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। पटना एसटीएफ को मिली सूचना के आधार पर गुरुवार की आधी रात को लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र के जमुई मोड़ के पास पुलिस की संयुक्त टीम ने 18 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ मुंगेर के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने कबैया थाना पुलिस के साथ मिलकर टाटा मैजिक पिकअप वैन की जांच के दौरान इसका पर्दाफाश किया है। वैन को रोककर जब जांच की गई तो एक प्लास्टिक बोरी में अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस पिकअप वैन पर सवार 2 तस्करों को अपने कब्जे में करके थाने ले आई। उसकी पहचान मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पूरब सराय कमेला रोड के स्वर्गीय जमील बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। शुक्रवार की सुबह उन्होंने पटना सिटी स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा एवं पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी सविता कोविंद के साथ महावीर मंदिर में दर्शन किया। राष्ट्रपति ने आम भक्तों की तरह हाथ पैर धोकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने नैवेद्यम का भोग लगाया। आचार्य किशोर कुणाल ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने गर्भगृह की परिक्रमा की। राष्ट्रपति के साथ आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या में महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जा रही राम रसोई की भी चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति ने पटना सिटी का दौरा किया। पटना साहिब पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने महामहिम को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। महावीर मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति गांधी मैदान स्थित खादी मॉल भी पहुंचे। खादी मॉल में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन खुद मौजूद थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। खादी मॉल घूमने के दौरान राष्ट्रपति ने मधुबनी का बना सिल्क का कपड़ा कुर्ता के लिए खरीदा। साथ ही उनकी पत्नी भागलपुरी सिल्क की साड़ी खरीदी।
राष्ट्रपति जब खादी मॉल में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी भी की, पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं। क्या लिया राष्ट्रपति जी ने यहाँ? ये व्हाइट कलर में कुर्ता कपड़ा लिए, पैजामा भी लिया। हाँ, इसमें से लिया जी, इसमें से भी लिया उन्होंने 325 लिए। शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले सुबह राष्ट्रपति ने बुद्धा स्मृति पार्क का भी दौरा किया, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बुद्धा स्मृति पार्क को सजाया संवारा गया था, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पूरे होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क भी किया और कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। जैसे कवच कितना ही उत्तम हो, कितना ही आधुनिक हो,